इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। इनकलाब मीन्स रिवोल्यूशन, बदलाव। हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टेप अप अकेडमी में, वेयर यू कैन लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक लीडर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है भगत सिंह। हम सभी इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उसी जानकारी को हम कुछ और आगे बढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इनके किसी भी एक डेट पर नहीं अटकेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि इनकी सोच क्या थी। इस वीडियो का मेन जो हमारा टारगेट है वो फैक्ट्स पर नहीं बल्कि आइडियाज पर फोकस करना है। लेकिन सबसे पहला आइडिया तो हमारे दिमाग में यही आता है भाई कि इतने सारे रेवोल्यूशनरीज थे, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस भगत सिंह को दी गई इतनी इंपॉर्टेंस किसी और को क्यों नहीं दी गई। और इनके नाम के अलावा हमें शायद ही किसी और रेवोल्यूशनरी का नाम याद रहता है। कुछ ही रेवोल्यूशनरीज हैं जो इनके ही साथी थे, उनके ही नाम हम जानते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास। ये कुछ लीडर्स ऐसे थे जो इनके साथ थे और इन्हीं रेवोल्यूशनरीज के, इन्हीं क्रांतिकारियों के नाम हम जानते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनके ऊपर इतना फोकस क्यों किया गया, किसी और रेवोल्यूशनरीज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी गई, ऐसा क्या था इनमें। यदि हम भगत सिंह के बारे में जानकारी गेन करें तो ऐसा कहते हैं कि भगत सिंह को उनके दोस्त चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे, क्योंकि जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में इनके हमेशा किताब रहती थी, कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते थे। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन किया इन्होंने किताबें पढ़कर, और इसीलिए इन्हें इनके दोस्त क्या कहते थे, चलती फिरती लाइब्रेरी। मतलब ये एक लर्नेड पर्सन थे, ऐसा नहीं है कि बस कोई किसी भी बिना सोच के कुछ भी कर रहे हो। इनके पास एक विजन था अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए एक विजन था, एक सोच थी। इनकी सोच क्या थी देश के लिए और लोगों के लिए, हमें उसी सोच पर फोकस करना है और ये समझने की कोशिश करेंगे हम इनके कुछ इंसिडेंट्स से, कुछ ऐसे एक्टिविटीज से जो इन्होंने की इंडिया में इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए अबाउट रिवॉल्यूशन। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं 1928 से, जब साइमन कमीशन इंडिया आया। साइमन कमीशन इंडिया आया था कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चेक करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे और इन नेशनल मूवमेंट्स के कारण, ये नेशनल मूवमेंट कांग्रेस चला रही थी, मुस्लिम लीग भी चला रही थी अपने राइट्स के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी भी बन चुकी थी और बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज भी कुछ मूवमेंट्स चला रहे थे जिनसे वो आज़ादी गेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब इतने सारे मूवमेंट्स चलने लगे इंडिया में तो गवर्नमेंट को भी लगा कि देखना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इसीलिए उन्होंने सर जॉन साइमन की लीडरशिप में 1928 में साइमन कमीशन इंडिया भेजा, जिसमें सारे के सारे लोग ब्रिटिशर्स थे और उनको इंडिया की कोई जानकारी नहीं थी। जो भी वो जानते थे वो सिर्फ किताबों से जानते थे, उन्होंने एक्चुअल इंडिया ठीक से देखा ही नहीं था। तो क्या हमारे लीडर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करते कि कुछ ऐसे लोग इंडिया के लिए कानून बनाएं जो इंडिया के बारे में ठीक से जानते ही नहीं है, इंडिया के लोगों के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी समस्याएं नहीं जानते हैं? डेफिनेटली हमारे लीडर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और इसीलिए 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इंडिया में हर जगह सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इसे अपोज कर रही थी। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी थीं? मुस्लिम लीग, कांग्रेस और भी जितनी उस समय पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी थीं, वो सभी मिलकर साइमन कमीशन को अपोज कर रही थीं। इन सब की डिमांड थी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कैसा होगा, इसकी सारी की सारी जो डिटेल्स हैं या जो भी लॉ इसके लिए बनना है उसमें इंडियंस को शामिल किया जाना चाहिए। अब सब जगह इनको अपोज किया जा रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ऐसे ही प्रोटेस्ट चल रहे थे लाहौर में और वहां पर लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, और वहां पर लाठी चार्ज हुआ। लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया वहां के पुलिस चीफ ने, जिनका नाम था स्कॉट। अब जैसे ही उन्होंने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया, लाला जी को लाठियां मार मार कर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मार डाला और इसके कारण
भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका बदला लेने की सोची। कैसे बदला लिया? उन्होंने सोचा कि वो स्कॉट को मार डालेंगे। लेकिन हुआ क्या? जब स्कॉट को मारने के लिए गए तो उनके ही एक साथी ने स्कॉट की जगह किसी दूसरे ऑफिसर को बोल दिया कि ये स्कॉट है, जबकि वो ऑफिसर कौन थे? सॉन्डर्स। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने सॉन्डर्स को देखा, उनको लगा कि वो स्कॉट है और उन्होंने सॉन्डर्स को गोली मार दी। ये कहलाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें फाइनली जाके भगत सिंह को फांसी हुई। लेकिन जब उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारी, उसके बाद वो वहां रुके नहीं, वहां से निकल गए। वहां से निकलने के लिए उन्होंने अपना भेष बदला। हम जानते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया, क्लीन शेव हो गए, बाल काट लिए। लेकिन सिख कम्युनिटी के लोग ऐसा नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो डर गए थे? ऐसा नहीं है, डरे नहीं थे, मौत का डर नहीं था। ये चीज अभी हमें इस वीडियो में समझ में आ जाएगी कि मौत से नहीं डर रहे थे वो, लेकिन वो अपनी कंट्री के लिए अभी कुछ अचीव करना चाहते थे। उनका जो एम था इंडिपेंडेंस का, अभी वो उन्होंने अचीव नहीं किया था। उस एम को अचीव करने के लिए जिंदा रहना जरूरी था, लोगों को अवेयर करना जरूरी था, और इसीलिए वो वहां से निकले, भेष बदला और पहुंच गए दिल्ली, जहां पर उन्होंने एक नई पार्टी फॉर्म करी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA। और इस पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जतिन दास जैसे लोग थे, अजय घोष जैसे लोग थे। ये सभी रेवोल्यूशनरीज थे, और यहां से हमें उनकी सोच पता चलती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, कि ये एक सोशलिस्ट थे। दिल्ली में भी इन्होंने बहुत सारी चीजें की, बहुत सारे काम इन्होंने किए दिल्ली में, लेकिन इनकी इमेज कैसी क्रिएट की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको टेररिस्ट करार दे दिया कि ये रेवोल्यूशनरीज या क्रांतिकारी नहीं हैं, ये टेररिस्ट हैं। लोगों को मालूम ही नहीं था कि भाई ये जो लोग हैं ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। वो ये सोचते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है कि ये टेररिस्ट हैं, इसका मतलब ये आतंकवादी ही हैं जो सिर्फ लोगों में डर फैलाते हैं। लोगों की ये सोच बदलना जरूरी था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये बताना जरूरी था कि ये सिर्फ टेरर नहीं फैला रहे हैं, इनका एक विजन है, इनकी एक सोच है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो बताना जरूरी था। और इसीलिए भगत सिंह ने एक प्लान बनाया। क्या था वो प्लान? उन्होंने कहा कि हम असेंबली में बॉम्ब फेंकेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिश सरकार है ये बहरों की सरकार है, और बहरों को अपनी आवाज सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है। इसीलिए उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंकने का प्लान बनाया। लेकिन प्लान ऐसा था कि वहां से भागना नहीं है, वहां सरेंडर करना है, अरेस्ट होना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहा जब हम अरेस्ट होंगे तो हमें कोर्ट ले जाया जाएगा, प्रोसीडिंग्स होंगी, और उन प्रोसीडिंग्स के जरिए हम लोगों तक अपनी सोच पहुंचा सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं। ये हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये हम अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए और उनकी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ये प्लान सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए, सब लोग बोलने लगे कि भाई हम जाएंगे। लेकिन भगत सिंह अब इस समय उनकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ चुकी थी। भगत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बन चुके थे इस HSRA के, और इसीलिए लोग चाहते थे कि भाई उनको ना भेजा जाए, क्योंकि यदि कुछ गड़बड़ हो गई और उनको मार डाला तो फिर लीड कौन करेगा। इसीलिए सब चाहते थे कि भगत सिंह के अलावा किसी और को भेजा जाए। लेकिन भगत सिंह जानते थे कि ये काम उनसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, और वो ये भी जानते थे पकड़े गए तो सॉन्डर्स के मर्डर केस में भी फांसी हो सकती है यदि पता चल गया तो। उसके बावजूद भी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अप्रैल 1929 में उन्होंने दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें एक बॉम्ब फेंका। बॉम्ब ऐसे फेंका गया कि ज्यादा लोगों को चोट ना लगे, कम से कम लोगों तक उसका इंपैक्ट पहुंचे, लेकिन धमाका जोरदार हो। इसलिए खाली जगह देखकर वहां पर बॉम्ब फेंका गया, और इसका असर क्या हुआ? तुरंत पुलिस आ गई, और जैसे ही उन्होंने बॉम्ब फेंका और उन्होंने नारे लगाना स्टार्ट कर दिए, इंकलाब जिंदाबाद। ये वो नारा है जो इन सब लोगों को मोटिवेट कर रहा था। इंकलाब, रिवॉल्यूशन, क्रांति, ये वो नारा था जो इन सभी लोगों को
मोटिवेट कर रहा था। और जैसे ही इन्होंने बॉम्ब फेंका उसके बाद नारे लगाए और कुछ पर्चे फेंके जिसमें इन्होंने बताया कि ये सोचते क्या हैं, इनकी सोच क्या है। यहां पर वो अरेस्ट कर लिए गए और जब अरेस्ट किए गए, प्रोसीडिंग्स हुई, तो उनको जेल ले जाया गया। और जेल में भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जिसके कारण भगत सिंह अब सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी नहीं रह गए, पूरे इंडिया के लिए एक यूथ आइकॉन बन चुके थे, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके थे। जेल में इन्होंने ऐसा क्या किया? जब ये जेल में गए तो इनको ना साफ कपड़े मिलते थे, ना ठीक से खाना मिलता था, ना पढ़ने के लिए किताबें मिलती थी और ना ही न्यूज़पेपर्स मिलते थे। अब इन्होंने डिमांड करी इन सारी चीजों की, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये सारी डिमांड्स मानने से मना कर दिया। जब ब्रिटिशर्स ने ये सारी डिमांड्स मानने से मना कर दिया तो इन्होंने क्या किया? अब देखिए, है एक रेवोल्यूशनरी और लोग ये सोचते हैं कि रेवोल्यूशनरी हैं तो सिर्फ हथियार के दम पर बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि भगत सिंह जब प्रोसीडिंग्स में थे तो उन्होंने क्या कहा? ही डिड नॉट विश टू ग्लोरीफाई द कल्ट ऑफ बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स बट वांटेड अ रेवोल्यूशन इन सोसाइटी। ये देखिए, बॉम्ब्स एंड पिस्टल का कल्ट लाना नहीं चाहते थे वो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमारे देश के युवाओं के हाथ में बंदूकें थाम दी जाएं, बस। लेकिन वो क्या चाहते हैं? रेवोल्यूशन इन द सोसाइटी। समाज में बदलाव, क्रांति की जरूरत थी और ये उसी क्रांति के लिए लड़ रहे थे। और इसीलिए इन्होंने जेल में भूख हड़ताल करी। क्रांति लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। किस चीज में रेवोल्यूशन लाना ये चाहते हैं? ये चाहते हैं कि भाई इनको साफ सुथरे कपड़े मिले, पढ़ने के लिए किताबें मिले, खाने के लिए ठीक से खाना मिले, न्यूज़पेपर्स मिले, जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के राइट्स थे। ये सारी चीजें इनको नहीं मिल रही, तो मतलब ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और बदलाव कैसे आएगा? इससे लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े आपको अपने अधिकार भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए इन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत की। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस भूख हड़ताल की इंपॉर्टेंस क्या है। यहां से हमें उनकी सोच भी नजर आ रही है और यहां पे हमें उनका स्ट्रगल भी नजर आएगा, जिससे हमें इंस्पिरेशन लेनी है कि भाई कोई भी राइट्स इतनी आसानी से नहीं मिल जाते। ये जो आज़ादी मिली है हमें, ये आज जो हमारे पास फ्रीडम है, इसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है, ये हमें तो विरासत में मिल गई। लेकिन जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, अब जरा उसकी बात करते हैं कि यहां पर जेल में हैं, जेल में भूख हड़ताल स्टार्ट करी। जब भी हम भूख हड़ताल की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है भाई होगी 2-4-5 दिन की भूख हड़ताल, उसमें सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। भूख हड़ताल कितने दिन चली होगी, जब भी ये इमेजिन करने के लिए लोगों से कहा जाता है तो मैक्सिमम 15 दिन 20 दिन तक भी कुछ लोग सोच लेते हैं। लेकिन ये भूख हड़ताल चली पूरे 112 दिन। 112 दिन तक एक भी रेवोल्यूशनरी ने खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी पीकर जिंदा थे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सिर्फ न्यूज़पेपर के लिए, किताबों के लिए, साफ सुथरे कपड़ों के लिए। यहां पर सोचने वाली बात है, सिर्फ छोटी छोटी चीजों के लिए इतने दिन तक खाना नहीं खाया। और उससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं खा रहे हो खाना, मत खाओ, मर जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि भगत सिंह की इस भूख हड़ताल की जानकारी लोगों तक पहुंच रही थी, क्योंकि उसी बदहाल हालत में उनको कोर्ट में ट्रायल्स के लिए भी ले जा रहे हैं और वहां से लोग देख रहे हैं कि कैसे इन छोटी छोटी सी चीजों के लिए इनको इतना परेशान होना पड़ रहा है। इतने लंबी भूख हड़ताल चली कि उस समय यदि ब्रिटिश ऑफिसर्स पार्टीज भी कर रहे हैं और वहां पर इनका जिक्र हो जाए तो कई बार लोग बिना खाना खाए चले जाते थे कि इतनी छोटी छोटी सी चीजों के लिए ये क्रांतिकारी, ये रेवोल्यूशनरीज कुछ लड़कों का एक झुंड है। एज बहुत ज्यादा नहीं थी, 23 इयर्स के थे जब उनको फांसी दी गई। 23 साल की उम्र, जब लोग ये नहीं समझ पाते कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। 23 साल की उम्र में एक लड़का पूरे देश को इंस्पायर कर रहा था, भगत सिंह जिंदाबाद,
भूख हड़ताल जिंदाबाद के नारे पूरे देश में लगाए जा रहे थे। पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी थी। क्यों? स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये लोगों को दिखाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। इसीलिए लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि ये बंदा है, ये कुछ कर सकता है, ये आजादी दिला सकता है। अब ये आतंकवादी नहीं है, क्योंकि उन ट्रायल्स के थ्रू इन्होंने लोगों तक बात अपनी पहुंचाई कि हम इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई टेररिस्ट नहीं हैं। और ये ब्रिटिश सरकार, ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ये सही तरीका नहीं है। ये ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये किसी दूसरे देश से आकर हम पर राज कर रहे हैं, और इसीलिए टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। ये टोटल इंडिपेंडेंस का सपना लिए हुए कुछ लड़के हैं। 23 साल की उम्र है, कई लोग बोलते हैं जवानी के जोश में कर गए, लेकिन उसके लिए भी सोच की आवश्यकता होती है कि भाई आप चाहते हो बदलाव, किस तरीके का बदलाव। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि भाई सोशलिस्ट होता क्या है। यहां समझ में आता है सोशलिस्ट का मीनिंग। भगत सिंह क्या कह रहे हैं? रिवॉल्यूशन इज द इनअलाइनेबल राइट्स ऑफ मैनकाइंड। क्रांति हमारा अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। एंड फ्रीडम इज इम्परसेप्टेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल। हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है आजादी। और क्या कह रहे हैं? To the altars of this revolution, we have brought our youth as incense, for no sacrifice is so great for so magnificent cause. इतना बड़ा कॉज है ये आजादी, इसके लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है, सारे बलिदान छोटे हैं। हमारी जान भी चली जाए तो आजादी पाने के लिए जान दे देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और चीज यहां ध्यान से सुनिएगा, यहां एक बहुत लाइन को हाईलाइट किया गया है, द लेबर इज द रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी। ये भगत सिंह की सोच थी कि लेबर जो है वो सोसाइटी का रियल सस्टेनर है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी यहां नजर आ रही है उनकी। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि भाई एक ब्रिटिशर को हटाया और उसकी जगह किसी और को रूल दे दिया, वो भी वही कर रहा है जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे। इससे मजदूर का क्या भला हुआ? मजदूर जिसके दम पे ये दुनिया चल रही है, मजदूर काम करना बंद कर देंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? मुश्किल हो जाएगी। तो उनकी एक सोच थी कि लोगों की लिविंग को अच्छा करना है, उनको उनके राइट्स दिलाना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों को, गरीबों को भी उनके राइट्स दिलाना जरूरी है। एक सोच थी, एक विजन था। कैसे आया? पढ़ा, बहुत सारे लोगों को पढ़ा, बहुत सारी किताबों को पढ़ा, और उससे 23 साल की उम्र में एक सोच डेवलप कर ली कि देश कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। और इसी सोसाइटी को अचीव करने के लिए एक लड़ाई स्टार्ट करी उन्होंने, रेवोल्यूशन स्टार्ट किया उन्होंने। और कहां पहुंचे? जेल पहुंचे, जहां पर वो भूख हड़ताल के थ्रू भी लोगों को यही चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। 112 दिन भूख हड़ताल चली। फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनकी डिमांड्स माननी पड़ी। लेकिन इस पूरे भूख हड़ताल में सारे रेवोल्यूशनरीज जो साथ थे, आखिरी में क्या हुआ? एक रेवोल्यूशनरी जतिन दास, उनकी डेथ हो गई। जतिन दास को ये सभी चिढ़ाते थे कि दादा आप भूख हड़ताल मत करो, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, हमारी भूख हड़ताल खराब कर दोगे। लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया, आखिरी दम तक लड़ते रहे, भूख हड़ताल जारी रखी। लेकिन जब इनकी सारी शर्तें मान ली गईं, उस समय तक इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि फाइनली उनकी डेथ हो गई। आप उस सीन को इमेजिन करेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। मुझे भी रोना आ जाता है कई बार जब आप सोचेंगे कि एक रेवोल्यूशनरी दूसरे रेवोल्यूशनरी से मिल रहा है और उसको बता रहा है कि दादा हमारी डिमांड्स मान ली गई हैं, हम जीत गए। तो वो रिवोल्यूशनरी क्या सोचेगा? आखिरी दम चल रहा है, मरने वाला है बिल्कुल, और उसके दिमाग में देखो रिवोल्यूशनरी है, जोश कम नहीं हुआ है। अभी भी वो बोल रहा है भगत साथ नहीं छोड़ा। ये थे हमारे रिवोल्यूशनरीज। इन रिवोल्यूशनरीज के इस बलिदान के कारण आज हमें ये आजादी मिली है। उनकी जो सोच थी
उनका जो विजन था उसके कारण हमको ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी की कद्र करनी है और किसी भी चीज़ के लिए ये आज़ादी खोनी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।